गांव में छुट्टन और बब्बन दोनों का घर अगल बगल था। छुट्टन ने अपने घर के सामने आम के पेड़ के नीचे चबूतरा बनाया। बब्बन ने कहा कि तुम्हारा चबूतरा हमारी जमीन में आ रहा है, हटाओ इसे यहाँ से। छुट्टन ने कहा, तुम्हारी जमीन कैसे हो गई? बरसों से हमारा आम का पेड़ उधर लगा हुआ है। बस बात बढ़ती गई और लड़ाई में बदल गई। आसपास के लोगों ने सुना तो कहा, तुम्हारी लड़ाई में बाकी लोग परेशान हैं, ये सब अब सुलटा लो। तो मामला पहुंचा लल्ली देवी के पास। लल्ली देवी गांव की सबसे पुरानी और अनुभवी महिला थी। जब भी लोगों में झगड़े होते वो लल्ली देवी के पास पहुंचते। वो अक्सर कोई बीच का रास्ता निकाल दिया करती थी। दुनिया के पास भी लल्ली देवी टाइप का एक सिस्टम है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यूएनएससी की बात आज क्यों? क्योंकि इंडिया को 8वीं बार इसका अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। तो आज आसान भाषा में समझेंगे क्या यूएनएससी क्या है और ये कैसे काम करता है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस का एक अहम हिस्सा है। यूएनएससी यानी सुरक्षा परिषद का मूल रूप से काम है पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मदद करना। कुल मिलाकर ये दुनिया भर में लल्ली देवी की तरह काम करता है। दुनिया में कहीं भी देशों के बीच लड़ाई झगड़ा हो या भीतर कोई बड़ी उथल पुथल हो तो सुरक्षा परिषद मामला निपटाने को लेकर फैसला लेती है। अब परिषद के बारे में कुछ फैक्ट्स। इसमें कुल 15 मेंबर हैं, जिनमें से 5 तो परमानेंट हैं और बाकी 10 हर 2 साल में बदलते रहते हैं। भारत 8वीं बार फिर से सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। इससे पहले 1950-51, 67-68, 72-73, 77-78, 84-85, 91-92 और 2011-12 में भारत ये जिम्मेदारी निभा चुका है। अस्थायी सदस्यों का चयन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा किया जाता है। सीट हासिल करने वाले को सभी वोट करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 वोट मिलने जरूरी होते हैं। अगर कभी 2 देश ऐसी स्थिति में फंसते हैं कि दोनों में किसी को भी 2/3 वोट न मिले तो फिर से वोटिंग होती है। ये तब तक होती है जब तक किसी एक को 2/3 वोट न मिल जाए। 1979 में जब ऐसा ही मामला क्यूबा और कोलंबिया के बीच आया तो जनरल असेंबली को 154 राउंड वोटिंग करनी पड़ी। इसके बाद भी फैसला नहीं हो पाया और इन दोनों देशों ने मेक्सिको की सदस्यता पर हामी भर ली थी। भारत को 192 वैलिड वोटों में से 184 वोट मिले। उसे एशिया पैसिफिक कैटेगरी के लिए चुना गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। अब बात आती है परमानेंट मेंबर्स की। ये परमानेंट मेंबर कौन होते हैं और कैसे बनते हैं? दुनिया के 5 देश या कहें कि महाशक्तियां इसकी परमानेंट मेंबर हैं। ये हैं अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। इनकी सबसे बड़ी ताकत है किसी भी फैसले को वीटो करने की ताकत। जैसे आप दोस्तों के साथ गोवा जाने के कितने भी प्लान बना लो, लास्ट में घर से ही मम्मी पापा का वीटो आ जाता है और आपका प्लान चौपट हो जाता है। इसी तरह इन 5 देशों से कोई भी अगर सुरक्षा परिषद के किसी फैसले को वीटो करता है तो वो लागू नहीं होता। अब अस्थायी सदस्यों की बात। फिलहाल अस्थायी सदस्यों में जो इस बार थे वो शामिल थे रिपब्लिक ऑफ नाइजर, ट्यूनीशिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, इंडोनेशिया, एस्टोनिया, सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइन, डोमिनिक रिपब्लिक, बेल्जियम और जर्मनी। अब सवाल ये कि क्या भारत कल से ही अस्थायी सदस्य बन जाएगा? नहीं, भारत अगले टर्म के लिए चुना गया है। नए सदस्य सुरक्षा परिषद को हर साल की पहली तारीख को ज्वाइन करते हैं। भारत 1 जनवरी 2021 से ज्वाइन करेगा। भारत के साथ 3 और नए देश अस्थायी सुरक्षा परिषद में शामिल होंगे। अब एक बड़ा सवाल, भारत अस्थायी मेंबर कई बार बन चुका है लेकिन परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बना? इसके पीछे एक कहानी है जिसके कई वर्जन हैं। बीते साल की बात है, पुलवामा हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र बैठक में जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर को इंडिया ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाना चाह रहा था, जिसमें चीन ने वीटो कर दिया था। तब बीजेपी ने कहा था कि सुरक्षा परिषद में चीन की परमानेंट मेंबरशिप के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिम्मेदार है। हालांकि बाद में चीन ने चुप्पी साध ली थी और मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट कर दिया गया था। लेकिन नेहरू पर से चीन के नखरे ढोने का टैग
नहीं हटता है। कैसे? कहा जाता है कि नेहरू के जमाने में भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की 2 बार अनौपचारिक पेशकश हुई, जिसमें एक बार साल 1950 में अमेरिका की तरफ से और दूसरी 1955 में सोवियत संघ की तरफ से। कहा जाता है कि 1950 में अमेरिका की तरफ से की गई पेशकश कम्युनिस्टों के डर के कारण थी, वहीं 1955 में सोवियत संघ ने यह पेशकश उत्साह में आकर दी। अब चूंकि यह दौर शीत युद्ध का दौर था, अमेरिका और सोवियत संघ हुए जानी दुश्मन और नेहरू की पॉलिसी थी न्यूट्रल रहने की, तो उन्होंने सदस्यता नहीं ली। इस बात को लेकर नेहरू को संसद में घेरा गया था, तो नेहरू की ओर से बिल्कुल उलट कहानी आई थी। 1955 में संसद में डॉक्टर जे.एन. पारेख की तरफ से जब ये सवाल पूछा गया तो नेहरू ने कहा, इस तरह का कोई प्रस्ताव औपचारिक या अनौपचारिक नहीं है। कुछ अस्पष्ट संदर्भ इस बारे में प्रेस में दिखाई दिए हैं, जिनका वास्तव में कोई आधार नहीं है। सुरक्षा परिषद में कोई भी परिवर्तन चार्टर में संशोधन के बिना नहीं किया जा सकता, इसलिए सीट की पेशकश और भारत का इससे इनकार का कोई सवाल ही नहीं है। हमारी घोषित नीति संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए योग्य सभी देशों के प्रवेश का समर्थन करना है। जानकार कहते हैं कि सीट सच में ऑफर की गई या नहीं ये अस्पष्ट है, लेकिन नेहरू के लिए यह भी कहा जाता है कि उन्होंने चीन को यह सीट दिलाने में उस वक्त उसका साथ दिया था। इसके बारे में आज तक वेबसाइट ने बीते साल की थी जेएनयू में सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज की प्रोफेसर अलका आचार्य से बातचीत। प्रोफेसर आचार्य का कहना था, उस समय का दौर अलग था, तब एक मजबूत एशिया बनाने की बात की जा रही थी, जिसमें भारत चीन की साझेदारी मजबूत एशिया की दिशा में अहम थी। तब किसी ने नहीं जाना था कि आगे चलकर भारत चीन के रिश्ते खराब होंगे, इसलिए इस एक घटना को पूरे संदर्भ से बाहर निकालकर नहीं देखना चाहिए। तो सबके अपने अपने सच हैं, और इतिहास क्या है? सबके सच के अलग अलग वर्जन्स की खिचड़ी। इस खिचड़ी का स्वाद लेते रहे आसान भाषा में, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अमित। देखते रहे दी लल्लन टॉक।